आज के लेक्चर में हम पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे और प्रूव ये करेंगे कि p ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और p लेसर इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम है हमारे पास कि ये जो p सीरीज़ है समीशन 1/n पावर p, जिसको हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं, ये कन्वर्ज करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्ज करेगी अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। और याद रहे हम डिफ़ाइन कर चुके हुए हैं कि जो समीशन xn सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn कन्वर्ज करें। तो इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ Sn। p ग्रेटर देन 1 के लिए हमने प्रूव ये करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है और उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो कन्वर्ज कर रही है। अब Sn की कन्वर्जेंस को हम यहाँ पे किस तरीके से प्रूफ करेंगे? Sn की कन्वर्जेंस को प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि Sn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एक, और दूसरे Sn बाउंडेड है। हमें मालूम है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज किया करती है। तो Sn की कन्वर्जेंस से समीशन xn की कन्वर्जेंस डिसाइड करेंगे और Sn को प्रूव करेंगे कि इंक्रीजिंग है और कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हुआ करती है जब भी उसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो। और हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो Sn है ये बाउंडेड भी है, बाउंडेड अबव है, अबव साइड से बाउंड हो रही है। और अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस अबव साइड से बाउंड हो रही हो तो वो कन्वर्ज किया करती है और उसकी लिमिट का जो आंसर हुआ करता है सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के सुप्रीमम के इक्वल होता है। फिलहाल हमें इससे तो कोई कंसर्न नहीं होगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें फ़िलहाल इसका सम नहीं मालूम करना सीरीज़ का, सिर्फ ये डिसाइड करना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट केस में p ग्रेटर देन 1 के लिए। सबसे पहले मैं प्रूव ये करने लगा हूँ कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी Sn+1 और Sn का कंपैरिजन करें तो Sn+1 Sn से ग्रेटर और इक्वल है। जब हम सीरीज़ ले रहे हैं 1/np तो Sn का मतलब होगा पहली n टर्म्स का सम, जिसमें फर्स्ट टर्म बनेगी 1/1 पावर p यानी 1, सेकेंड टर्म बनेगी n की जगह 2 लिखने पे 1/2 पावर p, थर्ड टर्म बनेगी 1/3 पावर p और सो ऑन, और nth टर्म बनेगी 1/n पावर p। और इन सारों के सम से Sn बनेगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की nth टर्म। हम सपोज कर रहे हैं कि Sn जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है और Sn+1 को Sn से ग्रेटर और इक्वल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं Sn+1। Sn+1 जो है उसमें 1 + 1/2p, जैसे मैंने यहाँ पे बताया Sn के लिए, उसमें लास्ट टर्म जो है n की जगह n+1 आ जाएगा 1/n+1 पावर p, और उससे प्रीवियस टर्म 1/n पावर p होगी। इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म्स हैं ये सारी Sn हैं, इनको Sn लिख लेते हैं। Sn+1 इक्वल आ गया Sn+1/n+1 पावर p। इस Sn को लेफ्ट पर ले आए, Sn+1 - Sn इसके इक्वल आ गया। क्या इस नंबर के बारे में आप कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। n1 लें, 2 लें, 3 लें, ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। Sn को उधर ले जाएं तो Sn+1 ग्रेटर Sn है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा निकला कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक बात हमने प्रूफ कर ली कि जो Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम दूसरी बात प्रूफ करेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, यानी इसकी हर टर्म जो है वो किसी ना किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है।
अब मुझे Sn को बाउंडेड प्रूफ करना है, यानी मुझे एक रियल नंबर m ढूंढना है कि हर Sn जो है वो उस रियल नंबर m से लेसर इक्वल है। अगर हमने ऐसा रियल नंबर m ढूंढ लिया तो Sn बाउंडेड हो जाएगी, और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस हो तो वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के सुप्रीमम को कन्वर्ज किया करती है। इससे तो फिलहाल हमें कोई कंसर्न नहीं होगा कि किसको कन्वर्ज कर रही है, इस बात से सिर्फ कंसर्न होगा कि हाँ Sn कन्वर्ज कर रही है। तो अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि Sn जो है वो बाउंडेड है, यानी सीक्वेंस Sn की हर टर्म किसी एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल है। Sn इसके इक्वल है। मेरी कोशिश ये है कि इन सारे नंबर्स को ऐड करके मैं कोई एक नंबर बना लूँ और वही मेरा m हो। मेरे लिए इस वक्त इन सारे नंबर्स को ऐड करना मुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। मैं सीक्वेंस की ख़ास टर्म की बात करने लगा हूँ, टर्म नंबर 2n-1 की बात करने लगा हूँ। अगर मैंने सीक्वेंस की टर्म नंबर ली और उसमें राइट साइड पे मैं नंबर्स को ऐड करके एक नंबर बना सका m, और मैंने प्रूव कर लिया कि S2n-1 m से लेसर इक्वल है, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। क्यों हल हो जाएगा? क्योंकि हमें मालूम है कि n हमेशा 2n-1 से लेसर इक्वल है, और हम प्रूव कर चुके हैं कि जो Sn सीक्वेंस है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर इक्वल है। तो सीक्वेंस S की टर्म नंबर 2n-1 जो है वो ग्रेटर इक्वल होगी सीक्वेंस Sn की टर्म नंबर Sn से। Sn S2n-1 से लेसर इक्वल है, S2n-1 m से लेसर इक्वल है, तो Sn एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल प्रूव हो जाएगा। उस सम को मालूम करने के लिए टर्म S2n-1 में मैं एक ख़ास बात नोट कर रहा हूँ, और वो ये कि ये जो 2n-1 है, अगर इसमें n को 1 लें तो ये 1 के इक्वल है, n को 2 लें तो ये 3 के इक्वल है, n को 3 लें तो ये 2⁻3-1 7 के इक्वल है। तो मैं सीक्वेंस की टर्म नंबर S2n-1 ले रहा हूँ। जब मैं n को 1 लूँगा तो इसमें सिर्फ एक टर्म आएगी 1, जब मैं n को 2 लूँगा तो इसमें 3 टर्म्स आएंगी 1, 2 और 3। ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इनमें मैं एक बात नोट करने लगा हूँ, और वो बात ये नोट करने लगा हूँ कि ये जो मैंने टर्म्स इकट्ठी की हैं ये तादाद में 2 हैं। n को मैंने कितना लिया था? 2, और अगर मैं यहाँ n को 2 लूँ 2n-1 में तो मेरे पास ये 2 ही बनेगा n को 1 लेने पर। यानी ये जो टर्म्स हैं तादाद में मैं कह सकता हूँ 2n-1 हैं। ये टर्म्स जो मैंने ब्रैकेट में इकट्ठी की हैं ये तादाद में 2n-1 टर्म्स हैं। इनमें जो पहली टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, इसमें पहला नंबर 2 है जो कि बेसिकली 2n-1 है। ये बात नोट कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगर n को हम 3 लें तो इसमें टोटल 7 टर्म्स आएंगी, और अगली 4 टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली हैं। n को 3 लेने पर ये वाला नंबर जो है n को 3 लेने पर 2⁻3-1 ये 4 बनेगा। ये टर्म्स तादाद में कितनी है? 4 ही हैं, यानी इन टर्म्स की तादाद 2n-1 है। और इनमें जो पहला नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में वो 4 है जो कि 2n-1 है। तो इसी तरह से अब आप गेस कर सकते हैं कि जब मैं n को 4 लूँगा तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स इकट्ठी करूँगा वो तादाद में 2n-1 होंगी। उनमें नीचे जो सबसे पहला नंबर आएगा वो 2n-1 होगा। इसी तरह से अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएं तो लास्ट स्टेप में जो है हमारे पास जो पहला नंबर आएगा, जिन टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे उनमें नीचे 2n-1 आएगा। उससे आगे तो हर दफ़ा एक एक बढ़ता जाना है। लास्ट नंबर जो है वो बेसिकली यही वाला नंबर आएगा। यहाँ पर देखें n को 3 लिया था तो 7 आया था, n को हमने 2 लिया था तो वो 3 आया था, यानी 2n-1 आएगा। लास्ट नंबर 2n-1 होगा, पावर p ये सारी हमने इकट्ठी कर ली हैं। इनको इकट्ठे करने का फ़ायदा ये है कि हमारे लिए अब इन सब को सम करना आसान काम है। कैसे करते हैं इन सब को सम, वो देखते हैं। ये टर्म्स याद रहे तादाद में कितनी है? 2n-1 टर्म्स हैं।
सम करने के लिए फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा, सेकंड टर्म में हमने इस 3 की जगह नीचे 2 लिखना है। 3 की जगह नीचे 2 लिखेंगे तो होगा क्या, नीचे नंबर छोटा करेंगे, नीचे नंबर छोटा करेंगे तो 1/2 पावर p जो है वो 1/3 पावर p से बड़ा होगा। राइट साइड पे जब मैं 1/3 पावर p की जगह 1/2 पावर p लिखूंगा तो राइट साइड पहले के इक्वल नहीं बल्कि उससे ग्रेटर हो जाएगी, राइट साइड ग्रेटर हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे 3 की जगह 2 लिखूंगा, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अब मेरे लिए इन नंबर्स को ऐड करना आसान है। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये 5, 6, 7 जो 4 से बड़े नंबर्स हैं इन सब की जगह 4 लिख लूँगा। तो ऐसा करने से मेरे लिए इन नंबर्स को सम करना मुमकिन होगा, राइट साइड गो के पहले से ग्रेटर हो जाएगी लेकिन मेरे लिए सम पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह इस लास्ट ब्रैकेट में नीचे सबसे पहली टर्म में 2 पावर n - 1 है, इससे अगली टर्म में 2 पावर n - 1 प्लस 1 बड़ा नंबर है एक, इसकी जगह भी 2 पावर n - 1 लिख दूंगा। और लास्ट टर्म में ये जो 2n - 1 नंबर है इसकी जगह भी 2 पावर n - 1 लिख दूंगा, इससे छोटा नंबर, तो राइट साइड मेरे पास ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। और याद रहे कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो तादाद में आखिरी ब्रैकेट में 2 पावर n - 1 है। इस सारे सम को मालूम कर सकता हूँ, इस सारे सम को मालूम कर सकता हूँ, इस सारे सम को मालूम कर सकता हूँ, सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो राइट साइड मेरे पास बन जाएगी 1। इन सब को ऐड करूँगा तो ये 2 टाइम्स 1/2 पावर p है, इनको ऐड करूँगा तो ये टोटल टर्म्स तादाद में 4 हैं तो 4/4 पावर p हो जाएगा। इन सब को ऐड करूँगा तो ये टर्म्स चूँकि तादाद में 2n - 1 है तो यही नंबर ऐड हो जाएगा 2n - 1 दफ़ा 2n - 1 इंटू 1/2n - 1 पावर p। मैंने इन सब नंबर्स को ऐड कर लिया है, लेकिन अभी भी राइट साइड पर एक नंबर नहीं बना है। राइट साइड पर एक नंबर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं। ये जो ऊपर 2 और नीचे 2 पावर p 1 है, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 पावर p - 1 बन जाएगी। ये जो मेरे पास 4/4 पावर p है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, नीचे वाले 4 को भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर और उसकी पावर p। ऊपर 2 का स्क्वायर है, नीचे 2 के स्क्वायर की पावर p है, ये नीचे बन जाएगी 2 के स्क्वायर की पावर p - 1, या कह लें कि ये बन जाएगा 1/2 की पावर p - 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 पावर p - 1 का स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट टर्म में ऊपर 2n - 1 है, नीचे 2n - 1 की पावर p है, पावर n - 1 को बाहर लिख लें और 2 को इकट्ठा कर लें, ऊपर से नीचे ले आएँ तो नीचे 2 की पावर p - 1 बन जाएगी और होल की पावर n - 1 आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा और अरेंज कर लिया है, इन नंबर्स को एक ख़ास शक्ल दे ली है। क्या ख़ास शक्ल दे ली है ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। ये नंबर्स हम अरेंज कर चुके हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स में और नंबर्स ऐड कर लें, इन्फिनिट तक ऐड कर लें, तो होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। आखिर क्यों कर रहा हूँ मैं इन्फिनिटी तक ऐड, कर इसलिए रहा हूँ कि बेसिकली ये बन रही है मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, a + ar + ar² और सो ऑन। a अगर 1 लें तो बेसिकली ये है 1 + r + r² प्लस इन्फिनिटी तक। तो देखें ये 1, ये r, ये r², आगे r³ r⁻n - 1 और सो ऑन। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है और हमें याद है कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम हम मालूम कर सकते हैं अगर उसमें r का मॉडुलस 1 से लेस हो और उसके सम का आंसर होता है a/1 - r। यहाँ पे हमारे पास जो r बन रहा है वो 1/2 पावर p - 1 है। पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो है नहीं। क्या ये 1 से लेस है? हमारे पास जो p है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है नीचे ये जो 2 की पावर आएगी पॉजिटिव आएगी। नीचे अगर 2 की पावर पॉजिटिव है
तो बेसिकली नीचे 1 से बड़ा नंबर बनेगा, और ये जो r है ये हमारे पास 1 से छोटा नंबर बन रहा है। पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और चूंकि p 1 से बड़ा है तो r में यहाँ नीचे वाला नंबर 1 से बड़ा नंबर बन रहा है, और ओवरऑल r हमारे पास 1 से छोटा है। अगर ये r 1 से छोटा है तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम मालूम कर सकते हैं। हम इसका सम मालूम कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर बन जाएगा और सम आएगा a यानी 1 ओवर 1 माइनस r। r यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 2 पावर p माइनस 1 है। सम निकल आया। यही मेरे पास वो नंबर m बन गया कि टर्म नंबर 2n माइनस 1 यानी s2n माइनस 1 हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल है। लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास 1 मौजूद है कि Sn s2n माइनस 1 से लेसर इक्वल है, s2n माइनस 1 इस नंबर से लेसर इक्वल है, तो दोनों को जब कंबाइन करें तो Sn 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर p माइनस 1 से लेसर इक्वल है, बल्कि स्ट्रिक्टली लेस है। यही हमारे पास m आ गया। हम कह ये सकते हैं कि Sn जो है वो 0 से बड़ी और इस नंबर से लेस है, यानी Sn जो है वो हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड अबव कह लें या बाउंडेड कह लें। हमें मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए बाउंडेड अबव भी प्रूव कर लेना काफ़ी था, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो यकीनन पहली टर्म से ग्रेटर और इक्वल होती है। तो Sn जो है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, Sn मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर Sn बाउंडेड भी है और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि Sn हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर Sn कन्वर्जेंट है तो ये Sn जिस सीरीज़ के लिए है वो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट है। तो समीशन 1 ओवर n पावर p कन्वर्जेंट सीरीज़ है अगर p 1 से बड़ा नंबर हो। हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ p सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रूव ये कर लिया है कि समीशन 1 ओवर n पावर p 1 से बड़े नंबर्स के लिए कन्वर्जेंट है। अब हमने प्रूव ये करना है कि p लेसर इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि p लेसर इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हों, एक सीक्वेंस की हर टर्म से yn ग्रेटर इक्वल टू दूसरी सीक्वेंस की हर टर्म xn, और ये जो छोटी सीक्वेंस है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो, तो फिर बड़ी सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज किया करती है। इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। हम जो Sn है p लेसर इक्वल टू 1 के लिए उसको किसी सीक्वेंस से ग्रेटर इक्वल बनाएंगे, और ऐसी सीक्वेंस से ग्रेटर इक्वल बनाएंगे जो डाइवर्जेंट है, जो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो फिर Sn भी डाइवर्जेंट होगी। इस काम को करने के लिए याद कर लेते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जो सीरीज़ बन रही थी समीशन 1 ओवर n, उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n को प्रूव ये किया था कि वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। तो इस वक्त हम प्रूव ये करेंगे कि हमारे पास जो Sn है इस सीरीज़ की हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ की Sn वो 1 + 1/2 + 1/3 और +1 ओवर n से ग्रेटर इक्वल है। ये रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हम एक कैलकुलस का रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे, और वो रिज़ल्ट ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है fx n पावर x जिसमें x मेरे पास 1 से लेसर इक्वल है, ये फंक्शन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। कैसे? अगर हम इसका लॉग ले लें दोनों साइड्स पर, राइट साइड पर लॉग की प्रॉपर्टी से x लॉग से पहले आ जाएगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें 1 ओवर f डैश x लॉग n आ गया, fx राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी जगह nx लिख देंगे तो f डैश x n पावर x लॉग n आ गया, और ये डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ करता है। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है। मैंने इस फंक्शन को x की वैल्यू 1
या 1 से लेस के लिए डिफ़ाइन किया है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो ये फंक्शन n बनेगा और 1 पे जो आंसर है वो सबसे बड़ा होगा, यानी n जो है हमारे पास वो ग्रेटर और इक्वल टू n पावर x होगा जब भी x मैं 1 से लेसर इक्वल लूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की मैंने मैक्सिमम वैल्यू 1 ली है, x की वैल्यू 1 लूँ तो आंसर n आएगा, और अगर x की वैल्यू मैं 1 से लेसर इक्वल लूँ तो बाकी सारे आंसर लेसर इक्वल आएंगे, यानी n पावर x लेसर इक्वल टू n पावर 1 है, या कह लें n पावर p लेसर इक्वल टू n पावर 1 है जब भी p लेसर इक्वल टू 1 हो। इसी बात का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें मालूम है कि n पावर p लेसर इक्वल टू n होता है जब भी n 1 2 3 सो ऑन हो, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 1/n लेसर इक्वल टू 1/n पावर p है, अगर हम n 1 2 3 सो ऑन कोई सा भी नंबर लें। अब इसी तरह से अगर मैं n को 1 लूँ तो ये मेरे पास 1 लेसर इक्वल टू 1/1 पावर p यानी 1 ही है। n को 2 लूँ तो 1/2 लेसर इक्वल टू 1/2 पावर p है। n को 3 लूँ तो 1/3 लेसर इक्वल टू 1/3 पावर p है, और सो ऑन, और इन सब को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 + 1/2 + 1/n लेसर इक्वल टू 1 + 1/2 पावर p + 1/3 पावर p + 1/n पावर p, और ये मेरे पास इस हाइपर हार्मोनिक सीरीज की Sn है, यानी मेरे पास जो Sn है वो इससे ग्रेटर और इक्वल है, और ये जो है बेसिकली Sn है हार्मोनिक सीरीज़ की, जिसको हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, और हमें चूंकि मालूम है कि ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है तो इससे बड़ी सीक्वेंस जो है Sn हमारी इस वक्त हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। Sn डाइवर्ज कर रही है, बस मसला ख़त्म हो गया, मसला हल हो गया। अगर Sn जो है वो डाइवर्ज कर रही है तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो समीशन 1/np इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ है वो भी क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है, और ये p की हर उस वैल्यू के लिए जो 1 या 1 से लेस हो। तो हमने प्रूव कर लिया है कि जो हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है समीशन 1/n पावर p ये डाइवर्जेंट होती है जब भी p हमारे पास लेसर इक्वल टू 1 हो। आज हमने प्रूव ये किया है कि जो हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ या जिसको हम p सीरीज़ कहते हैं समीशन 1/n पावर p वो कन्वर्ज करती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और वो डाइवर्ज करती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। आइंदा से इस रिज़ल्ट को हम याद रखेंगे और हम इसको p सीरीज़ टेस्ट कहा करते हैं। बहुत सारी सीरीज़ जो इस शेप की होंगी उनको आइंदा से हम बगैर किसी कैलकुलेशंस के डायरेक्ट लिख दिया करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कैलकुलेशंस का मतलब मेरा ये है कि हम ये प्रूव नहीं किया करेंगे कि वो कन्वर्जेंट हैं या डाइवर्जेंट है, ये प्रूफ हम जनरली कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम सीरीज़ लें समीशन 1/n², तो क्या ख्याल है इसके बारे में? ये समीशन 1/n पावर p शेप की है, इसमें p 2 है, और 2 चूँकि 1 से बड़ा नंबर है इसका मतलब है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। समीशन 1/n² जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस सीरीज़ के प्रूफ को भी वो पूछ लिया करता है, तो अगर इस सीरीज़ का प्रूफ आ जाए तो सिंपली आप वैसे ही प्रूफ कर लेंगे जैसे मैंने प्रीवियस केस में पूरा प्रूफ किया है, और बस p की जगह जहाँ जहाँ p आ रहा है 2 लिख लेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि p की जगह 2 लिख के पूरा प्रूफ कर दें, या एक तरीका ये हो सकता है कि वो प्रूफ करने के बाद कन्वर्जेंट वाला हिस्सा डाइवर्जेंट वाले की ज़रूरत नहीं है, और कह दें कि अगर हम p को 2 ले लें तो प्रूव हो गया कि ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। तो समीशन 1/n² इस वक्त मैंने प्रूफ कर लिया कि कन्वर्जेंट है, और अगर पेपर में डायरेक्ट इसका प्रूफ आ जाए तो मैंने तरीका बता दिया कि कैसे करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं समीशन 1/n पावर 3/2। 1/n पावर p शेप की सीरीज़ है, p इस वक्त 3/2 है। 3/2 हमें पता है 1 से बड़ा नंबर होता है, इसका मतलब है ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। अगर इसका प्रूफ आ जाए
तो भी मैंने आपको बता दिया कि वो प्रूफ कैसे करना है। और लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, अगर सीरीज आ जाए समीशन n का स्क्वायर रूट, ये जो सीरीज समीशन n का स्क्वायर रूट है, मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन 1/n पावर -1/2, और ये अब p सीरीज शेप की सीरीज बन गई है, और इसमें p जो है वो -1/2 के इक्वल है। -1/2 नंबर जो है वो 1 से लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब भी p 1 से लेसर इक्वल होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, यानी हमारे पास ये सीरीज डाइवर्जेंट है। आज के लेक्चर में हमने p सीरीज टेस्ट का प्रूफ किया है, और उस p सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल करके हमने कुछ सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक की है। आज के लिए इतना ही। सीरीज़ के बारे में मज़ीद डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।